एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। सो इस लेसन में हमें ये बताया गया है कि कैसे हमारे भारत देश में किस तरह की इवेंट्स हुए, चीज़ें हुई साल 1757 से 1857 के बीच। तो ये साल भारत के लिए बहुत ही बहुत ही बुरे साल थे, क्योंकि इस साल में हमारे भारत पर कब्जा था हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो भारत को अंदर ही अंदर से बहुत कमज़ोर कर रहे थे। और लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उनको इस देश से भगाने के लिए। तो लोगों ने कितनी मेहनत करी और आखिर में कैसे उन्होंने स्वतंत्रता, कैसे इंडिपेंडेंस हासिल करी, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। तो पहला जो है फर्स्ट पॉइंट है मार्टियर्स। सो मैं आपको वैसे ही समझाऊंगी जैसा आपके बुक में दिया हुआ है। तो फर्स्ट है मार्टियर्स। मार्टियर्स कहते हैं जो शहीद होते हैं। तो इस सीन में हम देख सकते हैं कि जो लता मंगेशकर है एक फंक्शन में, जो कि दिल्ली में एक फंक्शन हो रखा है, उसमें वो कुछ गा रही हैं और वो गा रही हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। और उनके बगल में हम देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी उनके साथ बैठे हैं। तो इसमें वो इसलिए ये सब कुछ गा रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, दिल्ली में तब हुआ था जब भारत आज़ाद हो गया था। तो वो एक सॉन्ग गा रही है, एक मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जिससे वो लोगों को ये बता रही है कि जो तुम्हें आज़ादी मिली है उसके पीछे हजारों लाखों भारतीय लोगों की बलिदान है। तो आपको इस आज़ादी की खुशी में उनकी बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। अब साल 1757 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा। ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो लंदन की थी, और ये कंपनी भारत में कुछ फैक्ट्रीज ही सेटअप करने आई थी अलग अलग जगह। और सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साउथ इंडिया के पार्ट्स में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज लगाई। और तब लोगों को ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत पे राज करेगी। धीरे धीरे इस कंपनी ने हमारे भारत पे पकड़ बनाना शुरू करी और भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसलिए ये कब्जा करना में कामयाब हो पाए क्योंकि इन पे बहुत पैसा था और बहुत सुपीरियर वेपन्स थे। अब ये लोग जो थे, भारत के जो इंडियन प्रिंस थे, उनका ये सहारा लेते थे। अब ये बहुत चालाक थे। इन्होंने क्या करा, जो भारत के इंडियन प्रिंस थे वो लड़ते बहुत रहते थे। अब भारत तब एक पूरा देश नहीं था जैसे वो अभी है। भारत देश में छोटे छोटे राज्य थे और हर एक छोटे छोटे राज्य के अलग राजा थे, और ये राजा एक दूसरे से जलन करते रहते थे और अपनी ज़मीन बढ़ाने के लिए, अपना एरिया बढ़ाने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे पे हमले करते रहते थे। और इन सब हमलों में वो क्या करते थे, इन ब्रिटिशर्स आर्मी की मदद लेने लग गए, ब्रिटिशर्स की मदद लेने लग गए। अब ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे। वो क्या करते थे, एक तरफ से एक प्रिंस को, जैसे इंडियन के राजा को, वो कान भरते थे कि उसकी तारीफें करते थे, उसकी चापलूसी करते थे, उसे नए नए पैतरे बताते थे कि कैसे जो ये एक राजा है वो दूसरे राजा को हराए। तो राजा सोचता था कि ये बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरी मदद करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल करते थे। वो इस राजा को बहुत जैसे तिल के पेड़ पे चढ़ा देते थे, तारीफें कर करके उसको चीज़ें, ट्रिक्स बताते थे कि कैसे वो दूसरे राजा को हराए। मतलब आपस में ही वो लोगों को लड़ा लड़ा के क्या करते थे, डिवाइड और रूल करते थे, हमारे ही ऊपर क्या करते थे, वो राज करते थे। लेकिन ऐसे सारे बहुत सारे राजा थे पूरे भारत में, इसी की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे कामयाब हो पाए थे और हमारे भारत को अंदर ही अंदर से वो खोखला कर रहे थे। लेकिन जो टीपू सुल्तान थे, जो मैसूर के राजा थे, वो बहुत ही समझदार थे। वो उन्हें पता था कि ये ब्रिटिशर्स का असली मकसद क्या है, और उन्होंने आखिर दम तक हमारे भारत के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स से वो लड़ाई करी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत ही ख़राब लोग हैं। अब जो स्टार्टिंग में जो कुछ लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब थोड़ी हमारे भारत देश में शांति आएगी। क्योंकि पहले क्या था, बहुत ही ज़्यादा भारत में वॉर, जंगें होती रहती थी, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा पे जंग लड़ते रहते थे, और जो डाकू थे वो हमेशा लूटते रहते थे सामान बेचारे नॉर्मल लोगों का। तो लोग बहुत परेशान थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब ब्रिटिशर्स, जो हमारे जो प्रिंस हैं, ये तो हमारे जितने भी हमारी जो बुराइयाँ हो रही हैं, सारे चोर डकैत आके हमारी चीज़ों को लूट रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तो जो राजा थे वो तो अपने में ही मगन रहते थे, अपनी लड़ाइयाँ करते रहते थे। तो वो राजा से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा चलो आप इंग्लिश मैन आएंगे तो ये हमारा अंग्रेज आएंगे तो हमारे पर राज करेंगे, अब शांति रहेगी। बट ऐसा नहीं था। और फिर क्या उन्हें ये पता नहीं था कि भाई जो ये ब्रिटिशर्स हैं हमें क्या बना देंगे, गुलाम बना देंगे।
अब ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में बुरी परंपराएं लोगों के बीच तेजी से फैलने लगी, जैसे चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और औरतों को नीची नजर से देखने जाने लगा, जैसे इनफीरियोरिटी ऑफ वुमेन। यानी वो लोग सोचते थे कि औरतें बहुत कमजोर होती हैं, लाचार होती हैं और उनकी इतनी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। तो ये उस दौर में भारत में सारी परेशानियां थी। तो जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धर्म गुरु थे, वो भी लोगों को भेदभाव करना, छुआछूत करना, यानी अनटचेबिलिटी, ऊंच जात, नीच जात, इन सब बुरी चीजों को सिखाने लगे। और वो ये भी कहते थे कि जो ये नीची जात के लोग होते हैं इन्हें अपने पास मत आने दो। यानी जो नीची जात के लोग होते हैं उनको टेम्पल्स में यानी मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, और वेल्स में यानी कुओं पे पानी भरने नहीं दिया जाना था। और बहुत ही सारी लंबी लिस्ट थी कि कहाँ कहाँ उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। और जो रिलीजियस लीडर्स थे, धर्म गुरु थे, वो ये भी कहते थे, वो लोगों को ये भी सिखा रहे थे कि अगर आप समुद्र पार करके किसी दूसरे देश जाएंगे तो आप अपने धर्म के नहीं रहेंगे, यानी आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और वो ये भी कहते थे कि जो औरतें हैं वही सारी परेशानियों का कारण होती है, जैसे गरीबी, भूखमरी और दुनिया में जितनी भी परेशानियां सारी की सारा का कारण औरतें ही होती हैं। इसलिए उस जमाने में जो था, बच्चों की जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनकी शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा थी उस दौरान। ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे वो ये भी कहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीयों को बहुत ज़्यादा नीचा समझते थे, बहुत ही नीच जात का, बहुत गिरा हुआ समझते थे। इसलिए वो भारत के जो राजा थे उनको कान भरने लग गए। ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत के राजाओं के कान भरने लग गए कि आपकी प्रजा तो आपके जो लोग हैं वो भरोसे के लायक नहीं है, आप हम पे भरोसा करिए, हम आपके सारे काम करके देंगे। और वो इस तरह से भारत के जो राजाओं की चापलूसी करते थे, और ऐसे कर करके वो उनके हितैषी बनते थे कि हम तुम्हारे बहुत सही हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। इस तरीके से उनको मक्खन लगाते थे। और इसलिए उन्होंने किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इस तरह से जो था उन राजाओं को भी अपना गुलाम बनाया और उनकी प्रजा को तो कंट्रोल में ले लिया, यानी उनकी तरफ पूरा सा कंट्रोल आसानी से ले लिया। अब जब इसके अलावा भी जो ब्रिटिश के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगाते थे गरीब किसानों पे, और जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। बेचारे किसान इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, उन पे इतना प्रॉफिट लगाते थे, और जब उन किसान वो उतना हाई प्रॉफिट नहीं दे पाते थे तो वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। और यही नहीं, उनकी ज़मीन हड़पने के साथ साथ वो उन किसानों को बहुत परेशान करते थे, और कभी कभी वो उनको जेल भी डाल देते थे कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी ज़मीन तो हम ले रहे हैं, और उसके बदले हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, तुम्हें हम सजा दे रहे हैं, तुम्हें हम जेल में भर रहे हैं। और इसी तरीके से वो नए नियम लाते रहते थे हमारे भारत के लोगों को परेशान करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाते थे। हमारे भारत को इस तरह से लूटा है उन्होंने जितना मैं आपको नहीं बता सकती। और जैसे एग्जाम्पल इस बुक में आपको दिया गया है, जैसे वो जो इंग्लैंड से सामान आता था तो वो इंडिया में बहुत हाई दाम पे बेचते थे। ठीक है। बहुत हाई रेट में बेचते थे ताकि इंडिया वालों को खूब लूट के वो इंग्लैंड भेज सके। लेकिन इंग्लैंड जो हमारे भारत में जो चीज़ें उगती थी वो बहुत सस्ते दामों में खरीदते थे, मतलब जो उगती थी उसके बहुत ही कम दाम लगाते थे वो, और वो बाहर जाके ब्रिटेन जाके बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस में बेचते थे, और जिसकी वजह से किसानों को उनका मुंह मांगा पैसा नहीं मिल पाता था। और इसकी वजह से जो हमारे बहुत सारे किसान, जो आर्टिशियन जो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और पॉटरी वगैरह बनाने का, इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। सारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, डिस्ट्रॉय कर दी इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसके नतीजे में क्या हुआ, भारत में 1822 से 1836 के बीच हमारे भारत में 15 लाख लोग मर गए भूख के वजह से, क्योंकि खाने की कमी थी, बिल्कुल सूखा अकाल पड़ गया था, फेमाइन आ गया था। अब जो फोर्थ पॉइंट है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, तो राजा राम मोहन रॉय एक वेल एजुकेटेड बंगाल के एक आदमी थे, और वो बहुत ही स्मार्ट इंसान थे, और उन्हें ये पहले से रियलाइज हो गया था कि ये जो ब्रिटिशर्स करे हमारी इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये इंडिया के दुश्मन है, ये दोस्त नहीं है। तो उन्हें ये पता था कि जो इंडिया के जो कल्चर्स हैं, इंडिया का जो हमारा एंशियंट कल्चर है, हमारा बहुत ही महान कल्चर है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अचीव करना बहुत ही अच्छी बात है, हमें इस चीज़ को खोना नहीं है। क्योंकि जो इंडियंस थे वो सारा बिल्कुल उनके पर, मतलब इंडियंस जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस का सारा कल्चर ख़राब कर रहे थे। ठीक है। उनका रिलीजन तक चेंज करवा रहे थे, इतना ज़्यादा उनको
परेशान किया था। तो जो राजा राम मोहन थे वो चाहते थे कि हमारा एंशिएंट कल्चर सबसे ज़्यादा अच्छा है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लोगों को दिखाना होगा, सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे सोसाइटी में सबसे पहले वो ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भरा पड़ा था। और सबसे ज़्यादा हमें अपने आप को, पहली बात तो वो कह रहे थे कि हमें कमज़ोर नहीं समझना, अपने आप को नीचा नहीं समझना। अगर इंडियन से अपने आप को नीचा समझेंगे तो ब्रिटिशर्स तो और आके हम पे राज करेंगे। तो पहला वो ये कहते थे कि अपने आप को कमज़ोर और नीचा मत समझो। दूसरी बात, जो सोसाइटी में सुपरस्टिशंस फैले, जो अंधविश्वास पहले, यही सारी परेशानी का कारण है, तो इसको ठीक करना होगा। और वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडिया से जो सती प्रथा है और चाइल्ड मैरिज है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के एफर्ट से वो हटी थी, भारत से वो ख़त्म हुई थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स कितने ज़्यादा ख़राब हैं और उन्हें ब्रिटिशर्स की चीज़ों का पता था कि वो भारत के दुश्मन है, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर में लिखना शुरू कर दिया था ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से ख़राब ब्रिटिशर्स हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया 1823 में। और बहुत ज़्यादा जो फिर उसके बाद जो था, ब्रिटिशर्स ने फिर नए नए तरीके वो ढूंढते थे भारत के लोगों को परेशान करने के लिए, इंडिया के लोगों को परेशान करने के लिए। और इसलिए उन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट निकाला जिसका नाम था रेगुलेशन 3, 1818 में निकाला, जिसके अंदर इसमें एक था रेगुलेशन में कि किसी भी इंडियन को, किसी भी भारतीय को वो जेल में डाल सकते हैं बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के, कोर्ट में। यानी कोर्ट में उसकी पेशी नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा कि हाँ इसकी गलती है, इसकी गलती नहीं, कोई सबूत, किसी गवाह की जरूरत नहीं, जिसका जब उनका मन करेगा किसी भी वो इंडियन को लेंगे और वो जेल में भर देंगे। तो इस तरह से वो भारत के लोगों को हर तरह से प्रताड़ित करते थे, बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे और अपने ही ऑफिसर्स को वो हाई फेवर करते थे। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इतनी ज़्यादा हाई सैलरीज थी उनकी, और इतनी ज़्यादा सैलरीज थी जो इंडिया से वो ले रहे थे। लेकिन जो हमारे बेचारे जो गरीब इंडियंस थे जो उनकी आर्मी में काम करते थे, उन्हें बड़े ही कम उनको सैलरी मिलती थी, ठीक है। और वो जो एक्सपोर्ट करते थे सामान, उसमें एक रिपोर्ट में है इस हमारे चैप्टर में कि 1829 में जो वो सामान भेजते थे वो करीबन 7 करोड़ का था। तो उस समय के 7 करोड़ का था, तो इस समय के वो 7 करोड़ क्या बनेंगे हम सोच नहीं सकते। वो 1829 की बात है। तो ब्रिटिशर्स, इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो अमीर और अमीर होते चले जा रहे थे। इंडिया को वो गरीब से गरीब बिल्कुल वो बंजर छोड़ते जा रहे थे। अब पहले उस ज़माने में जो जितनी भी इंडिया की टीचिंग्स हुआ करती थी वो पर्शिया में और संस्कृत में हुआ करती थी। लेकिन 1835 में जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका नाम था मैक्यूले, तो उन्होंने ये कहा कि हमें सारा जितना भी एजुकेशन है वो हमें इसको ट्रांसलेट करना चाहिए इंग्लिश में, और इंग्लिश में ही ये सारे इंडियंस के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब ब्रिटिशर्स ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो भारत के लोगों को क्लर्क रख सके। अब आप ये ना सोचे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स से बड़ा अच्छा किया इंडियंस को इंग्लिश सिखा के, नहीं, उनकी तरफ उनका एक अलग मोटिव था। वो भारत के लोगों को नौकर बनाना चाहते थे अपना, क्योंकि जो हाई पोस्ट थी वो अमीरों को अपने ब्रिटिशर्स के लोगों को ही देते थे, ठीक है। लेकिन जो लो पोस्ट थी, जैसे क्लर्क का काम करना, जैसे जिसमें छोटा मोटा ऑफिस का काम करना, जैसे फोन कॉल उठाना, डॉक्यूमेंट्स टाइप करना, तो छोटा छोटा काम जो था वो उनके पोस्ट वो चाहते थे इंडियंस को दे, ठीक है। इंडियंस को हमेशा वो मेंटालिटी क्या थी उनकी कि इंडियंस को वो नौकर रखना चाहते थे ताकि उनका काम आसान हो, इसलिए वो उन्होंने क्या करा, इंडियंस को इंग्लिश सिखाई। तो अब क्या था ये इस समय तक, लेकिन जो भारत के लोग थे ना वो ब्रिटिशर्स को समझ चुके थे कि कितने चालाक हैं और किस तरह से वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भारत के जो राजा थे उनको भी ये ब्रिटिशर्स बहुत परेशान कर रहे थे। भारत के राजा बिल्कुल एक कठपुतली की तरह बन के रह गए थे और वो जो ये ब्रिटिशर्स थे उनका इस्तेमाल कर रहे थे। और तब तक जो था भारत के सारे लोगों को समझ में आ रहा था, भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रेशराइज कर रहे थे, उनका रिलीजन तक वो चेंज करने पे मजबूर थे। मतलब लोगों को वो प्रेशराइज कर रहे थे कि वो रिलीजन अपना चेंज कर दें, अपना कल्चर छोड़ दें। और 1856 तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत के पूरे सारे पार्ट्स पे कब्जा कर लिया। अब हर दिन पर दिन जितने टैक्स थे वो इंक्रीज होते चले जा रहे थे, जिससे जो हमारे बेचारे किसानों की जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए अब बंगाल के जो संथाल थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़मीनें वो खो चुके थे ब्रिटिशर्स को। इसलिए 1855 में उन्होंने एक विद्रोह, एक रिबेलियन उन्होंने किया कि वो सारे जितने भी अंग्रेज थे, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, उनको मार देना चाहते हैं, ठीक है। और उन लोगों को भी मार देना चाहते हैं, उन भारतीय को भी मार देना चाहते हैं, उन राजाओं को भी मार देना चाहते हैं जो इन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एट द एंड ये ब्रिटिशर्स कौन है, हमारे दुश्मन हैं। अब जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, हम अपने लोगों का साथ दें, इन ब्रिटिशर्स का साथ दें, क्योंकि असल में वो काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन थे तो वो इंडियंस ना। तो उन्होंने क्या करा,
उन्होंने जो इंग्लिशमैन की जो नौकरियां थी वो सारी छोड़ दी, और जितने भी मेंशन्स थे यानी जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो भी इंडियंस काम करते थे, क्योंकि वो उनके काम करते थे इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स के यहाँ काम करते थे, तो वो थोड़े मेंशन्स वगैरह खास इंपॉर्टेंट लोगों को मेंशन्स वगैरह दे के रखते थे, जिससे कि वो खुश रहें, और थोड़ा थोड़ा प्रमोशन देते थे, स्लो प्रमोशन देते थे लेकिन देते थे, ताकि जो इंडियंस है ज़्यादा खुश ना हो। लेकिन वो पैसा वगैरह खिलाएंगे तो जो इंडियंस हैं वो अगेंस्ट काम करेंगे, मतलब इंडिया के जो लोग हैं, कुछ कुछ लोग थे जो इंडिया के अगेंस्ट ही काम करते थे और ब्रिटिशर्स का साथ देते थे। तो इस तरह के जो लोग थे अब वो कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें, हम ब्रिटिशर्स का साथ दें कि हम इंडिया का साथ दें। और उन्हें बुरा भी लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चले जाएंगे ज़मीन छोड़ के, ठीक है। और मतलब जब ब्रिटिशर्स जाएंगे तो वो तो जा नहीं सकते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट होगा, क्योंकि पंडितों ने कहा है, मतलब प्रीस्ट ने कहा था कि अगर तुम समुद्र छोड़ के जाओगे तो क्या होगा, तुम अपने रिलीजन से हाथ धो लोगे। तो इसलिए सब लोगों ने मतलब क्या करा, सब लोग फिर ये मोटिवेट हो गए कि चलो इन ब्रिटिशर्स को हम इंडिया से बाहर निकालते हैं। अब जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो इंडियन के जवान थे, जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, जिसका नाम मंगल पांडे था, सिर्फ उन्होंने एक रेजिमेंट पे अटैक किया, और बाद में उनको क्या कर दिया गया, उनको मतलब उनको फांसी दे दी गई, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी इनके खिलाफ बोलता था तो उसको फांसी दे दी जाती थी। उसके बाद हजारों के हजारों जो सिपाही थे मंगल पांडे जैसे, उन्होंने बहुत वायलेंट एक्शन लिया, क्योंकि उनके साथी की मौत हो गई थी। अब जो मतलब उन्होंने क्या, मौत नहीं हो गई थी सॉरी, उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो बहुत ज़्यादा सिपाही गुस्सा हो गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स अब खुलेआम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म में होते थे तो वो बहुत ज़्यादा रॉब करते थे, हर जगह पे वो बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करने लग गए। अब कुछ कुछ जो अंग्रेज थे, कुछ कुछ जो इंग्लिशमैन थे, उन्होंने समझ में आ गया कि किस तरह से जो इंडियंस का दिमाग काम करता है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्राह्मण जो से जो कुछ पंडित सोल्जर से उन्होंने बता दिया कि जो तो बुलेट है ना, बुलेट में ना जो है वो गाय का मांस है, गाय का ग्रीस है, मतलब गाय का फैट है, और पिग का फैट है। अब पूरे में खबर फैल गई कि हाँ ये जो ब्रिटिशर्स हैं हमारा धर्म भ्रष्ट करा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो बुलेट, क्योंकि जब बुलेट फायर करते हैं तो वो मुँह से कुछ काटनी पड़ती है, मुँह से ऐसे उसका हटानी पड़ती है, उसकी कैप जो भी होती है तो मुँह से टच करनी पड़ती है। ऑफकोर्स हिंदूज के लिए जो गाँव होती है बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, मुस्लिम्स के लिए पिग बहुत गंदा जानवर होता है, तो वो मुंह में नहीं लगा सकते। तो इस तरह से पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा ये बात फैल गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं हमारा धर्म भ्रष्ट करा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा लोग अगेंस्ट सपोर्ट में, मतलब सब मिल गए और सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो थे रिवॉल्ट पे तैयार हो गए, यानी अब उपद्रव करने लगे कि अब हम रिवॉल्ट करते हैं, हम विद्रोह करते हैं। अब पूरा का पूरा जो नेशन था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो जंग में आगे बढ़ गया, ठीक है। मेरठ जो सिटी मेरठ थी उसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब भारत के हर एक इलाके से जो लोग थे वो आगे आने लगे और क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करने लग गए और वो जंग लड़ने को तैयार हो गए। जो सिपाही थे वो पूरे चल के आए और दिल्ली पे आए, और उन्होंने, उनके जो राजा थे उस समय दिल्ली के राजा थे बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो चल के आए पूरा मेरठ से दिल्ली तक, और उन्होंने मार्च किया और ये दिखाने के लिए कि हम सपोर्ट करते हैं हमारे राजा बहादुर शाह को। और बहुत ही ज़्यादा जो रिवॉल्ट थे, विद्रोह थे, वो आगे से आगे होते गए। जो लैंडलॉर्ड थे, जो किसान थे, सब के सब एक हो गए और सब के सब ब्रिटिश को इस देश से भगाने के लिए तैयार हो गए। बहुत सारे जो फॉर्मर रूलर्स थे, ठीक है, जो फॉर्मली पुराने राजा थे वो भी बड़े गुस्से में थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, उनके साथ धोखा किया था, उनकी ज़मीनें हड़प ली थी। लीडर्स वो भी साथ में आने लग गए लोगों के, जो लीडर्स जैसे मौलवी अहमदुल्ला जो फरीदाबाद के थे, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि भाई तुम अपनी कंट्री को आज़ाद कराओ इन अंग्रेज़ों से। और जो लोग थे बरेली के, कानपुर के, अहमदाबाद के, पूरे इंडिया के जो लोग थे वो सब आने लग गए हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। और जो रूलर्स जैसे बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी, उन्होंने भी इस जो मूवमेंट थी उसमें भी साथ दिया और कहा कि हाँ भाई हम जो थे हम ब्रिटिशर्स को हराएंगे और हम अपने लोगों की पावर को मजबूत करेंगे। पूरा नॉर्थ इंडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा लोग आने लग गए और ब्रिटिशर्स की बीच में बैटल करना शुरू कर दिया। अब जो इसी बीच में जो आज़िमुल्ला खान थे उन्होंने भी कहा कि हमें जो तौनिया तोप है, मतलब उन्होंने जो आज़िमुल्ला खान थे उन्होंने कहा कि जो तानिया तोप को उन्होंने कहा कि हमें जो पेशवा नाना साहब है, हमें इस जो वॉर होने वाली है ये इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हमें उन्हें पेशवा नाना साहब को क्या लीडर रखना चाहिए। और इस रिवॉल्ट में
ठीक है, जो ये जंग होने वाली किसकी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और हमें आज़ादी की जंग है ये। और इस विद्रोह में जो हमारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो विद्रोह था, 8 साल के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उनके हाथ में, उनकी बाह में, उनके वृष्ट में एक गोली बुलेट लगी थी, और जिसकी वजह से उनका हाथ पूरा ख़राब हो गया था। इसकी वजह से उन्होंने अपना हाथ काट के गंगा माँ को, मदर गंगा को एक भेंट चढ़ा दी। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से कितना लोगों का बलिदान हुआ है, जो हम शायद सोच नहीं सकते। इतने सारे लोगों का बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम यूनाइटेड हैं, अगर हम एकजुट हैं, तो हम हमेशा जीतेंगे। अगर हम अलग अलग हो गए, हम डिवाइड हो गए, ठीक है, कि हम हिंदूज हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, हम एक दूसरे से लड़ने ही लग गए, तो कोई बाहर का आके हमसे फ़ायदा लेगा और हम गिर जाएंगे, यानी हम बिखर जाएंगे, हम एक अखंड भारत नहीं बन पाएंगे। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।